प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ में मौजूद हैं तारापुर असवार पर। और आज यहाँ पर ज्योतिराव फूले जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर जन चेतना यात्रा निकाली जा रही है, जिसके आयोजक हैं चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान यादव जी ने ये यात्रा लगभग 20 गांव में होकर गुजरती है। इसमें जो लोग सम्मिलित हैं, हम लोग उनसे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए इस समय क्या है, यात्रा का मकसद क्या है सर? हमारी इस यात्रा को जन चेतना यात्रा के नाम से हम ये 5वीं बार निकाल रहे हैं और ये 20 से अधिक गांवों में भ्रमण करती है। इस यात्रा का उद्देश्य रहता है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। क्या लगता है अभी कहाँ ग्रामीणांचलों में या बहुजन समाज में शिक्षा की कहाँ किन कारणों से पीछे रह जा रही है? ग्रामीणांचलों में जब हम शिक्षा की स्थिति देखते हैं तो बहुत ठीक नहीं है और इसके जिम्मेदार वर्तमान सत्ता और प्रशासन दोनों है। तो इस स्कूलों में हमारे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, अलग अलग जगह शोषण हो रहा है। जैसे अभी शिवम सोनकर का मामला था, तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज में भी हमारे बच्चों को पीछे रखा जा रहा है। तो इसलिए शिक्षा पे बहुत अधिक काम की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम या हम कह लें समाज में जो भेदभाव की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी सुधार जो है क्या लगता है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा राजनीति के माध्यम से संभव है? राजनीतिक सत्ता के माध्यम से जरूर संभव है, लेकिन सिर्फ राजनीति से संभव है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में भी दलितों के सांसद हैं, ओबीसी के सांसद हैं, लेकिन वो लोग अपने समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक विचारधारा का परिवर्तन आवश्यक है, न सिर्फ राजनीतिक से संभव नहीं। तो विचारधारा लगता है धीरे धीरे करके परिवर्तन लोगों में आ रहा है। जी बिल्कुल, विचारधारा का परिवर्तन हो रहा है और 2024 का चुनाव भी देखेंगे तो आपने पक्ष हो या विपक्ष संविधान के मुद्दे पे लड़ा है, तो ये हमारी एक वैचारिक जीत है और विचारधारा की जीत है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर जो यात्रा निकाल जा रहे हैं, उनसे आप लोग क्या सीखते हैं, क्या है उनके बारे में आपकी जानकारी? महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जब शिक्षा की शुरुआत जगाई तो उनको महिला शिक्षा पे काम करना था और कोई महिलाओं के लिए महिला आवश्यक थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और इसके लिए उन्हें अपने परिवार तक का विरोध झेलना पड़ा। बावजूद उसके उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। फातिमा शेख के साथ मिलकर पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए। तो शिक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया और उनको देख के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अभी अपने समाज में आप लोग बहुजन समाज में देखते हैं, तो जो आपके यहाँ की महिलाएं हैं वह लोग शिक्षा के प्रति या सामाजिक मुद्दों के प्रति, इनके प्रति आप लोग कितनी जागरूकता देखते हैं? अभी शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग महिलाओं को लगातार जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक महिला बदल जाएगी तो उसका पूरा परिवार बदल जाएगा और पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। और अभी भी देखा जा रहा है कि जैसे हमने अभी कई सारे गांव में हमने विजिट किया। अभी टीकाराम जूली साहब थे, हम राम मंदिर गए थे, जाने के बाद उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने गंगा जल छिड़क दिया। ऐसा बहुत बार हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई मंदिरों में जाने पे तो पीटा भी गया है। तो ये हमारे समाज को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी जगह जहाँ हमारा अपमान होता हो वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। और मैं एक भी बयान का विशेष जिक्र करना चाहूंगा। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई में कहा कि यदि अखिलेश संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव भैंस चरा रहे होते। तो ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो इस तरह से वो लोग समझ गए हैं कि संविधान की ताकत क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग नहीं समझ पाए कि संविधान की ताकत क्या है। मतलब अगर ठीक बात है, उनके हिसाब से था कि चलो अहीर हैं चूंकि अखिलेश यादव, तो सोचोगे भाई चराने वाला काम तो करेंगे, गोबर डालेंगे। हाँ, उनको बिल्कुल ऐसा ही उनकी मानसिकता भी हो सकती है और ऐसा उनका सोचना भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सारे इंसान एक बराबर हैं और कोई भी काम किसी एक जाति विशेष तक सीमित नहीं है। ये काम करना एक कौशल है, स्किल है और ये सभी के लिए आवश्यक है। सभी को सब कुछ सीखना चाहिए। काम ऐसा किसी जात के आधार पे बटा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे केपी बौद्ध जी हैं। आइए इसी चलते हैं।